नमस्कार दोस्तों। आपने भी ये महसूस किया होगा कि जिस जिस देश ने भारत को आंख दिखाई या भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश की, साजिश रचने की कोशिश की, उसका बुरा हाल हो गया। उसके वहां बगावत हो गई। वो राजनीतिक अस्थिरता से घिर गया। मैं यहां टर्की का उदाहरण देना चाहता हूं। टर्की एक इस्लामिक कंट्री है, हालांकि सेकुलर कंट्री माना जाता है। 80% मस्जिद उस देश में है। पूर्णतः इस्लामिक कंट्री है। लेकिन इन दिनों इतनी मुसीबत में घिरा हुआ है कि जो उनके प्रेसिडेंट हैं रजब तैयब एर्दोगन, एक तानाशाह, एक डिक्टेटर, उनको सिर छुपाने के लिए जगह नहीं मिल रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि एर्दोगान या उनको एर्दोगन जो भी उनको कहा जाता है, वो भाग गए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो भूमिगत हो गए। वो कुछ लोग कह रहे हैं अपने देश में ही कहीं छिपे हुए हैं। अब जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन टर्की में उनके खिलाफ इतनी बड़ी बगावत हो गई है कि ऐसा लगता है कि टर्की में अब कुछ बदलाव होने जा रहा है। टर्की में अब सत्ता परिवर्तन होगा। वहां के जो मेयर हैं, जो टर्की के अंकारा के जो मेयर हैं, इस्तांबुल के, माफ कीजिए, इस्तांबुल के जो मेयर हैं, उनकी राजधानी है, वो एक लोकप्रिय नेता के रूप में उभरे हैं। और उनको, उनकी लोकप्रियता को देखते हुए एर्दोगान ने उनको जेल में डाल दिया और वो जेल में है। उसके बाद से पूरे मुल्क में बगावत भड़क उठी है। एर्दोगन के खिलाफ नारेबाजी हो रही है, सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। टर्की, जिसके बारे में आपने बहुत सुना होगा, बीच बीच में लाइमलाइट में आता रहता है, वैसे एक बहुत खूबसूरत देश है। पर्यटन के लिए ये जाना जाता है। दूर दूर से, दुनिया भर से, भारत से भी वहां बड़ी तादाद में पर्यटक आते हैं। लेकिन इन दिनों टर्की की हालत खस्ता हाल है। टर्की की अर्थव्यवस्था का कबाड़ा हो चुका है। कोई बता रहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, कि इस वक्त, यानी कि जो लीरा, वहां की जो करेंसी है, उसकी कीमत डॉलर के मुकाबले 38 लीरा हो चुकी है। मतलब वो काफी गिर चुका है और बहुत बुरी स्थिति है। आपको याद होगा कि अब से 1 साल पहले टर्की में एक विनाशकारी भूकंप आया था और उस भूकंप में बहुत सारी जानें चली गई थी, बिल्डिंगें उखड़ गई थी। उस वक्त भारत ने साथ दिया और भारत ने साथ दिया, भरपूर साथ दिया। भारत से बहुत सारी टीमें वहां गई, डॉक्टर्स की टीमें गई, इंजीनियर्स की टीमें गई और वहां काफी, वहां के निर्माण कार्य में भी मदद की, लोगों को मदद की। टर्की के लोगों ने भारत का एहसान भी जताया। लेकिन टर्की का जो शासक है रजब तैयब एर्दोगान, ये एहसान फरामोश है। ये पाकिस्तान का हमदमे दरीना है। हमदमे दरीना मतलब जो शुभ चिंतक होता है, पाकिस्तान का शुभ चिंतक होने का ये दावा करता है। और ये वो शख्स है जिसने हमेशा कश्मीर के मुद्दे पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की है। रजब तैयब एर्दोगान की बात कर रहा हूं। यानी जिस टर्की की मदद की भारत ने उन दिनों, जब वो भूकंप से मार झेल रहा था और बर्बाद हो चुका था, भारत ने मदद की। लेकिन टर्की हमेशा पाकिस्तान के फेवर में बोलता आया है। वो कश्मीर पर पाकिस्तान का हमदर्द बनता है, पाकिस्तान का साथ देता है। रजब तैयब एर्दोगान वो शासक है पाकिस्तान, टर्की का, जिसने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कश्मीर का मुद्दा रेज किया था। अब आप इससे सोच सकते हैं कि ये कैसा शख्स है। ये अलग बात है कि भारत और टर्की के बीच में व्यापार भी होता है। भारत टर्की से ड्रोन भी खरीदता है, हथियार भी खरीदता है। लेकिन टर्की कभी भी कश्मीर के मुद्दे पर भारत का साथ नहीं देता। पिछली बार जरूर वो चुप रहा, एक एक मौके पर वो यूएन में चुप रहा, लेकिन अक्सर वो कश्मीर का मुद्दा रेस करता है। और पिछली बार ही, मैं आपको कुछ समय पहले की बात बता रहा हूँ,
कि तैयब अर्दगान ने कश्मीर का मुद्दा उठाया था। तो आज इस रजब तैयब एर्दोगान का जिक्र भी मैं इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि अब इसको देश से भागना पड़ रहा है। जो इस्तांबुल का मेयर है उसने इसकी धान बो दी है और ये अलोकप्रिय हो चुके हैं अपने देश में। डिक्टेटर है और चुनाव कराना चाहती थी सरकार, ये चुनाव नहीं कराने दे रहे हैं वहां पर, क्योंकि अगर इस बार टर्की में चुनाव हुआ, हालांकि उसमें धांधली भी हो सकती है, लेकिन अगर चुनाव हुआ टर्की में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, तो आप ये समझ लीजिए कि एर्दोगान का बाजा बच जाएगा, ये चुनाव नहीं जीत सकता। ये हम ये तो नहीं कह सकते कि भारत के बहुत बड़े दुश्मनों में से एक है, लेकिन ये इसका जो रवैया है वो अक्सर भारत के खिलाफ ही रहता है। इसका रवैया भारत के खिलाफ ही रहता है। ये पाक ये असल में क्या है कि जब से टर्की में एर्दोगान का शासन आया, वैसे टर्की बहुत अच्छा मुल्क हुआ करता था, ये ऐसा देश नहीं था जैसा आज है, लेकिन तैयब एर्दोगान ने वहां आके जो काम किया, जो तबाही फेरी इस पूरे देश में, उससे टर्की के लोग इससे बहुत नाखुश हैं। अर्थव्यवस्था इसकी खराब हो रही है। प्रधानमंत्री, अब आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से 14 में सत्ता में आए थे और ये एर्दोगान वहां से 2003 से 2014 तक शासक रहा। 2003 में आया था, फिर 2014 तक ये रहा, फिर चुनाव हुए, उसके बाद ये आज तक टर्की का प्रेसिडेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में आए थे सत्ता में, तो जैसे प्रधानमंत्री की कोशिश होती है सभी देशों से अच्छे रिलेशन बनाने की, वो फॉरेन विजिट भी करते हैं, वो टर्की भी गए, लेकिन उसके बावजूद कोशिश की भारत ने टर्की के साथ रिलेशन अच्छे करने की, लेकिन इसने कोई उसका मतलब पॉजिटिव रेस्पॉन्स नहीं दिया। इनको G20 सम्मेलन में भी बुलाया गया था जो भारत में हुआ था दिल्ली में। वहां जब प्रधानमंत्री सबसे मिल रहे थे तो इनसे भी मिले, लेकिन उतनी गर्मजोशी से नहीं मिले, क्योंकि टर्की ने किया ही ऐसा ही है। टर्की जो है ना, टर्की एक ऐसा देश है जिसका एक हिस्सा यूरोप में है, मतलब आंशिक तौर पर वो यूरोप में है उसका एक हिस्सा, और आंशिक तौर पर वो यूरोप से इधर है, एशिया में है उसका हिस्सा। और टर्की जो है ना, वो नेटो का मेंबर भी है और डबल गेम खेलता है। इसके ये पाकिस्तान का दोस्त बनता है। पाकिस्तानियों को तो ये बात समझ में नहीं आती है कि वो कौन उनका दोस्त है, कौन उनका दुश्मन है, लेकिन वो टर्की को अपना बहुत बड़ा दोस्त मानते हैं, बहुत बड़ा हमदर्द मानते हैं, चाइना को मानते हैं। और चाइनीज वहां पिट रहे हैं, देख रहे हैं आप क्या हाल कर रखा है चाइना का बलोचों ने। चाइना तो फंस गया है, लेकिन टर्की अभी भी पाकिस्तान का साथ दे रहा है और ये डबल गेम खेलता है। ये पाकिस्तान को उकसाता है, लेकिन खुद इसके इसराइल से भी संबंध है, इसके यूएई से भी संबंध है, इसके सऊदी अरब से भी संबंध है, लेकिन ये इस्लामिक वर्ल्ड का खलीफा बनने की कोशिश करता है। इसने और इमरान खान ने और मलेशिया के जो प्रेसिडेंट थे महाथिर मोहम्मद, इनकी एक प्लानिंग थी बहुत बड़ी। वो क्या प्लानिंग थी कि ये चाहते थे, इन्होंने एक वर्ड एक क्रिएट किया, वो वर्ड था इस्लामोफोबिया। हालांकि वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की देन थी, वो इस्लामोफोबिया, जो इस्लामोफोबिया आज पूरे दुनिया में प्रॉब्लम बनी हुई है। ये इनका, इमरान खान का और उस वक्त महाथिर मोहम्मद का एक जॉइंट वेंचर हो सकता था। ये जा रहे थे एक बहुत बड़ा टीवी चैनल लॉन्च करने के लिए, और जिसका मकसद था इस्लामिक दुनिया में का प्रभाव जमाना, और दूसरा ये इस्लामोफोबिया उसको काउंटर करना। क्यों इस्लामोफोबिया क्या होता है? इस्लाम के नाम पर लोग थोड़ा सा घबराते हैं, इसको फोबिया कहा जाता है। दुनिया में ये प्रॉब्लम हो गई है, ये केवल भारत में नहीं है, दुनिया भर में जहां जहां भी आप देख रहे हैं ये सब, चाहे आप आज आप फ्रांस में देख लें, चाहे आप इंग्लैंड में देख लें, चाहे आप स्वीडन में देख लें, दुनिया के किसी भी देश में देख लें, ये इस्लामोफोबिया एक प्रॉब्लम है। तो ये जनाब चले थे खलीफा बनने के लिए, टर्की के जो
राष्ट्रपति हैं रजब तैयब एर्दोगान, जिनकी बात मैं कर रहा हूँ, ये इस्लामिक जगत का खलीफा बनने के लिए चले थे। और ये इस तरह से चाहते थे कि मैं मुस्लिम उम्मा का लीडर बन जाऊं। जैसे सऊदी अरब है आज, सऊदी अरब मुस्लिम उम्मा का लीडर है। भाई जाहिर है, उसका कारण ये है कि वहाँ मक्का है, वहाँ मदीना है, वहाँ लोग हज और उम्राह करने के लिए जाते हैं। इसलिए सऊदी अरब सर्वमान्य तौर पर एक इस्लाम का बहुत बड़ा किला है। लेकिन तैयब अर्दगॉन, जिसकी करेंसी की कीमत घट के 38 लीरा रह गई है डॉलर के मुकाबले, वो ये चाहता था कि मैं मुस्लिम उम्मा का लीडर बन जाऊं। और इसने इसके लिए पाकिस्तान के तब के प्रधानमंत्री इमरान खान को भड़काया, इसने महातिर मोहम्मद को भड़काया और ये चाहता था कि मैं लीडर बन जाऊं। लेकिन सऊदी अरब के रहते ये लीडर नहीं बन सकता था, ये नहीं बना। और आज स्थिति ये हो गई है, देखिए, जब आप किसी के लिए कांटे बोते हैं या आप किसी के लिए खंदक खोदते हैं तो आप उसमें खुद गिर जाते हैं। खंदक मतलब खाई, खाई खोदते हैं तो आप उसमें खुद गिर जाते हैं। तो रजब तैयब एर्दोगान की जो आज स्थिति हो गई है, वो बिल्कुल बुरी हो चुकी है और उनको अपने देश से भागना पड़ रहा है, उनको मुँह छिपाना पड़ रहा है। और पाकिस्तानियों के लिए ये सबक है कि वो जो पाकिस्तानियों का भी तो डबल गेम है ना, पाकिस्तान भी दुनिया में डबल गेम खेलता है। आपको याद होगा कि अभी, हालाँकि ये थोड़ा विषयांतर हो जाएगा लेकिन मैं बता देता हूँ। पाकिस्तान के एक पत्रकार थे अहमद कुरैशी, और इन्होंने इसराइल की यात्रा की थी 2022 में, और वो पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न पीटीवी में तैनात थे। उनको बर्खास्त कर दिया गया और ये कहा गया कि जब पाकिस्तान के पासपोर्ट में इसराइल नहीं है, तो आप कैसे चलेंगे? लेकिन पाकिस्तान वो कंट्री है जिसने अभी हाल ही में 11 पाकिस्तानी पत्रकारों ने इसराइल का गुपचुप दौरा किया था, और पाकिस्तान की जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट है, उसके गुपचुप रिलेशन है इसराइल के साथ, और उनके बड़े-बड़े जो ऑफिसर हैं, वो इसराइल चोरी-छुपे जाते रहते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में फौज की हुकूमत है, पाकिस्तान में फौज का कब्जा है, पाकिस्तान की फौज एक कब्जा ग्रुप के तौर पर काम करती है, तो वो इन खबरों को बाहर नहीं आने। जब उस समय जब अहमद कुरैशी ने दौरा किया, जब ये खबर बाहर आई, तो उन्होंने लीपापोती करते हुए ये कहा कि नहीं, वहाँ का दौरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन ये पाकिस्तान की फौज, उसके हुक्मरान, ये चोरी-छिपे इसराइल की यात्रा करते हैं, दुनिया को यहूदियों का डर दिखाते हैं और फिलिस्तीनियों का हमदर्द होने का दावा करते हैं। लेकिन ये कैसे लोग हैं, देखिए आप, और गुपचुप रूप से इसराइल का दौरा करते हैं। इनके लोग ये झूठ बोलते हैं, ये फिलिस्तीनियों का झूठा साथ देने का ढोंग करते हैं। और देखिए, यही हाल आज टर्की का है। टर्की फिलिस्तीन के साथ तो है, लेकिन टर्की के बाकी देशों से भी संबंध है। टर्की कोई पाकिस्तान की तरह बेवकूफ नहीं है, वो सबसे दुश्मनी मोल ले ले, वो अपने हित भी साध लेता है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब ये हो रहा है कि वहां 11 सालों से, पिछले 11 सालों से टर्की में जो उनकी करेंसी है, उसका 19% अवमूल्यन हुआ है, उसकी उसमें गिरावट आई है। और 19 साल से जो कश्मीर है, वो जो जो आपका टर्की है, वो रसातल में जा रहा है। टर्की की बात कर रहा हूँ, शायद मैंने कश्मीर कह दिया था। टर्की, क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तान का साथ देता है, उसका जिक्र आ जाता है। भूलवश मुझसे कोई गलती हुई तो माफ कीजिएगा। तो ये आज भी टर्की का रवैया है। तो टर्की में एर्दोगान की सत्ता का जाना, उसका तख्ता पलट होना बहुत जरूरी है। और ये होगा तो पाकिस्तान कमजोर होगा, पाकिस्तान पर इसका बहुत बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि कश्मीर पर जितना खुलकर टर्की पाकिस्तान का साथ देता है, उतना तो अरब देश भी नहीं देते, कोई नहीं देता। अरब देश तो खैर बिल्कुल नहीं देते, ना यूएई देता है खुल के, ना सऊदी अरब देता है, क्योंकि उनको अपने बिजनेस देखने। तो अगर तैयब अर्दवान की सत्ता वो वहां से जाती है, अगर उसको उखाड़ के फेंक दिया जाता है, तो ये भारत के लिए बड़ी राहत की खबर होगी। फिलहाल दोस्तों, इस बातचीत में इतना ही। वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्कार।